चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो नॉर्मली सभी लोग जो है बता रहे हैं कि मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है, तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल मैंने आपको बताया था कि जो आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, वो आपका एक चेन रिएक्शन होता है। नाभिकीय विखंडन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, दैट इज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो होता है वो आपका एक चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन का मतलब आप देखेंगे कि आपको केवल और केवल एक बार इस रिएक्शन को स्टार्ट करना है, ठीक है? एक बार अगर ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद ये रिएक्शन अपना ऑटोमेटिकली चलता रहेगा जब तक सारा का सारा यूरेनियम आपका क्या नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है? और मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन कराने के लिए आप क्या करते हैं, एक न्यूट्रॉन को, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इसमें क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। जब आप एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 के नाभिक में इंजेक्ट करते हैं तो यूरेनियम का नाभिक दो छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन में क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। यूरेनियम का एटम दो छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन में क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये 3 नए न्यूट्रॉन आगे जाके आपका देखेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में केवल एक ही न्यूट्रॉन होगा। सेकेंड स्टेज में आपके पास 3 नए न्यूट्रॉन आएंगे और ये 3 नए न्यूट्रॉन आपका आगे जाके यूरेनियम के 3 नए न्यूक्लियस का क्या करेंगे, विखंडन करेंगे। एक के विखंडन से 3 न्यूट्रॉन, तो 3 के विखंडन से 9 न्यूट्रॉन, तो थर्ड स्टेज में आपके पास 9 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ये 9 न्यूट्रॉन आगे जाके यूरेनियम के 9 नाभिक का विखंडन करेंगे, तो 9 से कितना हो जाएंगे, 27। 27 से 81, 81 से आपका दैट इज नथिंग बट द 243, और 243 से 729 विल बी देयर। तो आप देखेंगे इसी तरह आपका जो है न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 3 के मल्टीपल पे क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और ये रिएक्शन कब तक होता रहेगा, जब तक यूरेनियम के सभी नाभिक का विखंडन नहीं हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक बार आपने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया, उसके बाद ये रिएक्शन आपका ऑटोमेटिकली होने लगा। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसको केवल स्टार्ट करने की जरूरत होती है, उसके बाद वो रिएक्शन खुद ब खुद आपका जो है क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। ऐसे रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? अब ये जो चेन रिएक्शन है, जो आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है या फिर नाभिकीय विखंडन, एक चेन रिएक्शन है। इस चेन रिएक्शन को आप दो तरीके से करा सकते हैं। आपका दो तरीके से, या तो आप इसको कंट्रोल मैनर में करा सकते हैं या फिर अनकंट्रोल मैनर में करा सकते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट बेटा मैंने लिखा था कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है वो एक चेन रिएक्शन होता है। इस चेन रिएक्शन को आप दो तरीके से करा सकते हैं, कंट्रोल मैनर में करा सकते हैं या फिर अनकंट्रोल मैनर में करा सकते हैं। अनकंट्रोल मैनर का क्या मतलब था कि आपका जो है, आपका जब आप यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन करेंगे तो जितने भी न्यूट्रॉन निकलेंगे, इन सारे न्यूट्रॉन्स को अगर मैं आगे जाने दूंगा, विखंडन में जितने भी न्यूट्रॉन निकलेंगे उन सारे न्यूट्रॉन को अगर आप आगे जाने देंगे तो ऐसे चेन रिएक्शन को आप बोलते हैं अनकंट्रोल। क्योंकि आप देखेंगे पहली स्टेज में आपके पास 1 न्यूट्रॉन होगा, सेकेंड स्टेज में 3 न्यूट्रॉन होंगे, थर्ड स्टेज में आपके पास 9 न्यूट्रॉन होंगे, फिर 27 न्यूट्रॉन होंगे, फिर 81 होंगे, फिर 243 होंगे, 229 होंगे, ठीक है? तो आप देखेंगे 3 के मल्टीपल पे आपके न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तो जो विखंडन भी हो गया फिर फिजन रिएक्शन होगा वो भी 3 के मल्टीपल पे आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आपका विखंडन भी 3 के मल्टीपल पे बढ़ेगा तो हर एक विखंडन पे 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी मिलेगी। और विखंडन अगर 3 के मल्टीपल से बढ़ेगा तो एनर्जी भी 3 के मल्टीपल पे बढ़ती जाएगी, और कुछ देर के बाद, कुछ ही सेकंड में आपकी इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में कि आपका जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ के 10 टू द पावर 7 डिग्री केल्विन हो जाएगा, और इस टेम्परेचर में बहुत ही बड़ा आपका विस्फोट होगा। तो दैट इज नथिंग बट दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है? कंट्रोल चेन रिएक्शन में आप क्या, तो आप देखेंगे अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हम यूज करते हैं कहां पर, आपके एटम बम के अंदर। क्योंकि एटम बम जब आपका फटता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एनर्जी बनती कैसे है, आप एटम बम के अंदर आप अपने अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को क्या करते हैं,
आप एक्टिवेट करते हैं। मतलब वहां पर आप जो है क्या करते हैं, यूरेनियम के एक नाभिक को क्या करते हैं, उसका विखंडन करते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 नए न्यूट्रॉन आगे चल के यूरेनियम के 3 नाभिक का विखंडन करेंगे, 3 से 9 आपके 9 न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, और ये 9 न्यूट्रॉन आगे चल के यूरेनियम के 9 नाभिक का विखंडन करेंगे, 9 से 27, 27 से 81। इस तरह आपके जो न्यूट्रॉन्स होंगे वो 3 के मल्टीपल पे बढ़ेंगे, और आपका जो विखंडन भी होगा 3 के मल्टीपल पे बढ़ेगा, और जो आपका एनर्जी रिलीज होगी वो भी 3 के मल्टीपल पे लगातार बढ़ती जाएगी। कुछ सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी कि आपका जो टेम्परेचर है दैट इज ए वेरी वेरी हाई, लगभग 10⁻7 डिग्री केल्विन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और आप देखेंगे साथ ही साथ यूरेनियम आपका हैवी न्यूक्लियस है, जो कि एक रेडियो एक्टिव कंपोनेंट को भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगर ये रेडियो एक्टिव कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है तो इससे अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस भी क्या करते हैं, निकलते हैं। और अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस में जो गामा रेडिएशन होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए काफी डेंजरस होता है, ठीक है। अगर गामा रेडिएशन आपके शरीर में इंटर कर जाएंगे तो आपको कई सारी जो है डिजीजेस हो जाएंगी, जिससे कि बच पाना बहुत डिफिकल्ट है। कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल बी देयर, ठीक है, ब्लड कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये आपका रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, जिसकी वजह से अल्फा बीटा गामा रेस निकलेंगी। साथ ही साथ अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में आप देखेंगे कि हर एक जो है स्टेट पे 3 के मल्टीपल पे आपकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपके जो न्यूट्रॉन्स का जनरेशन वो 3 के मल्टीपल पे बढ़ता जाएगा, ठीक है। वहीं तो आप देखेंगे कि अगर जो है तो ये जो चेन रिएक्शन होती है वो एटम बम के अंदर आपकी जो है क्या होती है, हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। या फिर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन एटम बम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, देखी जाती है, क्योंकि वहां पर जो एनर्जी वो लगातार जो है उसका बढ़ने का रेट काफी ज्यादा होता है। लेकिन जो कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है, कंट्रोल चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि हम यूरेनियम के एटम का फिजन कराते हैं। फिजन जब करेंगे तो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को आप एब्जॉर्ब करेंगे और केवल एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने देंगे। अगर आपका एक न्यूट्रॉन आगे जाएगा तो केवल यूरेनियम का एक ही जो है न्यूक्लियस का क्या करेगा, विखंडन करेगा। तो नेक्स्ट स्टेट में भी यूरेनियम के एक ही एटम का विखंडन होगा। फिर आपका जो है यूरेनियम का जो विखंडन होगा तो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। इन 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को एब्जॉर्ब करेंगे, केवल एक को ही आगे जाने देंगे। तो हर एक स्टेट में यूरेनियम के केवल एक ही नाभिक का विखंडन होगा, जिसकी वजह से आपका जो एनर्जी रिलीज होगी हर स्टेट में, एक नाभिक के विखंडन से केवल 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। और एनर्जी का जनरेशन का जो रेट है वो कैसा है, कांस्टेंट है। इसे कंट्रोल मैनर में एनर्जी को आप जनरेट कर रहे हैं, और अगर एनर्जी जनरेट करने का रेट आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट रेट पे अगर आप एनर्जी जनरेट करें तो आप उसी रेट से एनर्जी को क्या कर लेंगे, ड्रॉ भी कर लेंगे। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इस एनर्जी का यूज कर सकते हैं पावर प्रोडक्शन करने के लिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें हम लोग जो है जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन कराते हैं वो किस मैनर में कराते हैं, कंट्रोल मैनर में कराते हैं। और कंट्रोल मैनर में अगर मैं इस चेन रिएक्शन को कराऊंगा तो इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल मैनर पे कराने पे आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों रिएक्शंस में आपको एक बार लिख के दिखा देता हूं, ठीक है, और उसके बाद जो है आप लोग जो है उसको नोट कर लीजिएगा। फिर मेरे साथ ही साथ बनाते चलिए। यहाँ पर मैंने लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा था कि जो आपका न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है वो एक चेन रिएक्शन होता है। इसको आप कंट्रोल मैनर में भी करा सकते हैं और अनकंट्रोल मैनर में। अनकंट्रोल मैनर में कराएंगे तो अनकंट्रोल मैनर में कहाँ कराई जाती है, एटम पंप के अंदर कराई जाती है। और कंट्रोल मैनर में ये चेन रिएक्शन कहाँ कराई जाती है, आपका न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कराई जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल देंगे दैट इज अनकंट्रोल, that is uncontrolled nuclear fission chain reaction, uncontrolled nuclear fission chain reaction, uncontrolled न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। जो न्यूक्लियर फिजन जो एक चेन रिएक्शन उसको अनकंट्रोल मैनर में हम कराते हैं, कहां पर, दैट इज द एटम बम के अंदर, ठीक है। तो लिख लेंगे इसी के नीचे एप्लीकेशन और उसके नीचे इसका फिगर भी बना लेंगे।
this this is used this is used in the एटम बम। एटम बम के अंदर जो आपके नाभिकीय विखंडन होता है वो आपका अनकंट्रोल्ड तरीके से होता है। एटम बम के अंदर जब आप नाभिकीय विखंडन कराते हैं, वॉइस नहीं आ रही क्या? क्या वॉइस नहीं आ रही? मेरे ख्याल से तो वॉइस क्लियर है परफेक्टली। यहाँ पर मेरी साइड तो वॉइस क्लियर है। रोहित गुप्ता बोल रहे हैं सर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस बिल्कुल परफेक्टली विजिबल है बेटा, जो है मेरी साइड वॉइस आ रही है। आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर फिर से कनेक्ट कर लें। अनकंट्रोल जो न्यूक्लियर फिजन या फिर आपका जो है जो नाभिकीय विखंडन जो कि एक चेन रिएक्शन है, उसको अनकंट्रोल तरीके से हम कराते हैं किसके अंदर? आपका एटम बम के अंदर। और जब ये रिएक्शन अनकंट्रोल मैनर में कराई जाती है तो एक बार अगर ये आपकी स्लो है वॉइस, मेरे ख्याल से वॉइस क्लियर होगी। क्या वॉइस स्लो भी है क्या? सर वॉइस क्लियर नहीं है। क्या वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? वॉइस तो मेरे ख्याल से प्रॉपर आ रही है बेटा हमारे यहाँ। एवरीथिंग इज क्लियर। आप लोग बेटा हेडफोन लगा के बैठा करें, जो है जब भी क्लास करें ऑनलाइन में हेडफोन लगा के बैठे तो वॉइस क्लियर रहेगी। हमारे यहाँ भी सिस्टम चल रहा है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। तो आप देखेंगे कि अब जब भी जो है न्यूक्लियर फिजन या आपकी विखंडन चेन रिएक्शन कराएंगे अनकंट्रोल मैनर में, तो एक बार जब ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो अनकंट्रोल मैनर में ये रिएक्शन तभी बंद होगा जब सारा का सारा यूरेनियम का विखंडन हो जाएगा। इस रिएक्शन को एक बार आप अनकंट्रोल चेन रिएक्शन को स्टार्ट कर देंगे तो इसको कभी बंद नहीं कर सकते हैं। ये अपने मन से ही बंद होगी, और ये बंद तभी होगी जब सारे के सारे यूरेनियम के न्यूक्लियस का विखंडन हो जाएगा। और इसमें जो एनर्जी आपकी जनरेट होगी वो 3 के मल्टीपल पे एनर्जी आपकी जो है बढ़ती है। हर एक स्टेट में जो न्यूट्रॉन्स के नंबर होंगे वो 3 के मल्टीपल पे बढ़ेंगे, और अगर आपका न्यूट्रॉन्स के नंबर 3 के मल्टीपल पे बढ़ेंगे तो जो विखंडन होगा वो भी 3 के मल्टीपल पे हर स्टेट पे बढ़ता जाएगा। तो जो एनर्जी होगी वो भी 3 के मल्टीपल पे बढ़ती जाएगी। कुछ ही सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है कि टेम्परेचर आपका 10⁻⁷ डिग्री केल्विन पहुंच जाता है। वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। और उसकी वजह से इतना बड़ा विस्फोट होता है जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। साथ ही साथ रेडियो एक्टिव कंपोनेंट है, अल्फा बीटा गामा भी इमिट करेगा, और गामा रेडिएशन की वजह से काफी ज्यादा डेंजरस हजार्ड्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। लेक्चर 2 के लिए बेटा छोड़ दीजिए, आप जो है 5-6 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि नागासाकी आपका जो है जो हिरोशिमा और नागासाकी था वहां पर एटम बम आपका गिराया गया था। तो आज भी आप देखेंगे कि वहां पर जो है गामा रेडिएशंस की वजह से जो लोग पैदा हो रहे हैं उनमें किसी में जो है पैर नहीं है, किसी में आंख नहीं है, कहीं किसी में जो है दो जो है क्या कहते हैं उंगलियां हैं, किसी में उंगलियां ही नहीं, लाइक समथिंग विल बी देयर। तो देयर इज ए वेरी वेरी डेंजरस बॉम्ब, ठीक है। तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के एक मैं फिगर आपको बना देता हूं, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप देखेंगे कि अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे हर एक न्यूट्रॉन को आप आगे जाएंगे, किसी भी न्यूट्रॉन को आप एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जितने भी न्यूट्रॉन होंगे आपका विखंडन से जनरेट होंगे वो सारे के सारे आगे जाएंगे विखंडन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है पहले एक यूरेनियम का एटम ले लेता हूँ, दिस इज ए यूरेनियम 235, दिस इज 92 यूरेनियम 235। इसमें हम क्या कराते हैं, आपका एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में क्या करता हूं इसमें इंजेक्ट करूंगा। दिस इज ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, दिस इज ए स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन या फिर आप इसको बोलते हैं दिस द फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट स्टेज न्यूट्रॉन। पहली स्टेज में आपके पास एक ही न्यूट्रॉन होता है जो कि आप जो है क्या करते हैं इंजेक्ट करते हैं, ठीक है।
एक न्यूट्रॉन को मैंने यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 में क्या किया, इंजेक्ट किया। जैसे मैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को, वॉइस स्लो आ रही है प्लीज, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप जो है इस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को 92 यूरेनियम 235 में क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, आपका यूरेनियम का नाभिक आपका क्या होगा, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बोरान और क्रिप्टन में ब्रेक हो जाएगा, प्लस साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टन में क्या होगा, ब्रेक होगा, प्लस साथ ही साथ 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में जितने भी न्यूट्रॉन निकलते हैं सारे न्यूट्रॉन को हम लोग आगे जाने देते हैं। तो पहली स्टेज में आपके पास, सर पूरा पेज नहीं दिख रहा है अरशद, क्या पेज दिखने में दिक्कत है? पेज तो दिख रहा है, सारी चीज विजिबिलिटी है बेटा, मेरे लैपटॉप पे भी चल रहा है, सभी चीज ओके बेटा, इंटरप्ट ना करें बेटा जो है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके पास जब यूरेनियम 235 में आप एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराएंगे तो यूरेनियम 235 का नाभिक जो है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होगा, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। तो सेकेंड स्टेज में आपके पास कितने न्यूट्रॉन होने वाले हैं, दिस इज द 3 न्यूट्रॉन होने हैं, दिस इज नथिंग बट द सेकेंड स्टेज न्यूट्रॉन, सेकेंड स्टेज न्यूट्रॉन, सेकेंड स्टेज न्यूट्रॉन। सेकेंड स्टेज पे आपके पास 3 न्यूट्रॉन होंगे और इन तीनों न्यूट्रॉन का अभी आप देखेंगे एक न्यूट्रॉन था, एक न्यूट्रॉन के नाभिक के विखंडन से आपका जो है एक न्यूट्रॉन से एक ही यूरेनियम के नाभिक का विखंडन होगा। जब यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन होगा तो आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, तो आप देखेंगे पहली स्टेज से दूसरी स्टेज के बीच में केवल यूरेनियम के एक नाभिक, पहली स्टेज से दूसरी स्टेज के बीच में यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन होगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी बेटा, एक नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। अब आपके पास जब यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन होगा तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में तीनों के तीनों न्यूट्रॉन को हम लोग आगे जाने देंगे, ये 3 नए न्यूट्रॉन आगे चल के तो ये 3 नए न्यूट्रॉन जो है आगे चल के आपका यूरेनियम के 3 नए एटम का क्या करेंगे, विखंडन करेंगे, ठीक है। तो ना आप देखेंगे कि जब 3 न्यूट्रॉन आएंगे तो 3 नए न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम के एटम का विखंडन करेंगे, 3 के विखंडन से जो एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब एनर्जी 3 के मल्टीपल पे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और आप देखेंगे 3 के मल्टीपल पे आप कुछ ही सेकंड्स में जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी जो 3 नए न्यूट्रॉन है ये आगे चल के यूरेनियम के 3 नए एटम का क्या करेंगे, विखंडन करेंगे। ये 3 नए न्यूट्रॉन आगे चल के यूरेनियम के 3 नए एटम का या फिर न्यूक्लियस का विखंडन करने वाले हैं। 92 यूरेनियम 235, दिस इज 92 यूरेनियम 235, दिस इज 92 यूरेनियम 235। ये 3 नए न्यूट्रॉन सेकंड स्टेज में आपके पास 3 न्यूट्रॉन होंगे और ये तीनों के तीनों न्यूट्रॉन आगे चल के यूरेनियम के 3 नए न्यूक्लियस का विखंडन करेंगे, ठीक है। एक के विखंडन से जब आपका यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन होता है तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, दैट इज बेरियम और क्रिप्टन जनरली निकलते हैं, बेरियम एंड क्रिप्टन, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे एक नाभिक के विखंडन से, प्लस आपको कुछ मास डिफेक्ट आएगा और मास डिफेक्ट की वजह से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे था 3 नए न्यूट्रॉन, 3 नए न्यूट्रॉन, ऐसे था 3 नए न्यूट्रॉन।
फिर आप देखेंगे ये वाला न्यूट्रॉन आगे चल के यूरेनियम के एक एटम का विखंडन करेगा, तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। दिस इज बेरियम एंड क्रिप्टन, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन प्लस मास डिफेक्ट की वजह से आपकी एनर्जी भी मिलेगी। कितनी एनर्जी मिलेगी बेटा? दैट इज नथिंग बट द 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलने वाली है। दिस इज लाइक दिस। और ये वाला जो आपका न्यूट्रॉन होगा वो आगे चल के यूरेनियम के एक एटम का विखंडन और करेगा, तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, 1 2 एंड दिस इज 3। तो आप देखेंगे कि थर्ड स्टेज पे, दिस इज द थर्ड स्टेज पे टोटल आपके पास कितने न्यूट्रॉन होने वाले बेटा? थर्ड स्टेज में, दिस इज कॉल्ड थर्ड स्टेज न्यूट्रॉन। थर्ड स्टेज पे आपके पास 9 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है। और बेटा सेकंड स्टेज से लेके थर्ड स्टेज के बीच में आपके पास सेकंड स्टेज में 3 न्यूट्रॉन थे, 3 न्यूट्रॉन का विखंडन होगा, तो आपके पास कितनी एनर्जी मिलेगी? दैट इज नथिंग बट 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज 600 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आप देखेंगे थर्ड स्टेज पे 9 न्यूट्रॉन होंगे। ये 9 न्यूट्रॉन आगे चल के यूरेनियम के 9 एटम का क्या करने वाले हैं? विखंडन करने वाले। यूरेनियम के जब 9 एटम का विखंडन होगा तो आपके पास क्या होने वाली है? दैट इज फिर से आपके पास दो छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो 9 यूरेनियम के एटम का जब विखंडन होगा तो 27 न्यूट्रॉन मिलेंगे। और बेटा 9 का विखंडन होगा, एक के विखंडन से 200, तो 9 के विखंडन से 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर 27 इलेक्ट्रॉन आगे जाके 27 यूरेनियम के एटम का विखंडन करेंगे, तो 81 न्यूटन करेंगे, जो है कितने न्यूट्रॉन्स आएंगे बेटा? 243 से फिर 729। इसी तरह आप देखेंगे कि जो एनर्जी होगी वो 3 के मल्टीपल पे बढ़ती जाएगी, क्योंकि न्यूट्रॉन का बढ़ने का जो रेट होगा वो 3 के मल्टीपल से बढ़ेंगे, तो यूरेनियम के एटम का विखंडन भी 3 के मल्टीपल से बढ़ेगा, तो आपकी जो एनर्जी है वो भी 3 के मल्टीपल बढ़ेगी। और कुछ ही सेकंड पे, और जब ये रिएक्शन चलती जाएगी, अच्छा एक बार जो है अनकंट्रोल चेन रिएक्शन आपने स्टार्ट की, अब ये चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी? जब तक यूरेनियम के सारे का क्या ना हो जाए, विखंड पे आपका जो टेम्परेचर है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। आप देखेंगे एनर्जी पे एनर्जी आपकी बहुत तेजी से एनर्जी जो है 3 के मल्टीपल पे बढ़ेगी, और कुछ ही सेकंड में जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना पहुंच जाता है? 10⁻⁷ डिग्री केल्विन टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में जो एनर्जी का बढ़ने का रेट होता है वो 3 के मल्टीपल पे होता है, और कुछ ही सेकंड पे इतनी ज्यादा एनर्जी क्या होती है? आपकी रिलीज हो जाती है, क्योंकि पहली स्टेज में आपकी एनर्जी होगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर 600, फिर 1800, इसी तरह 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए, आपकी कुछ ही सेकंड में इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी कि आपका जो टेम्परेचर वो बढ़ के 10⁻⁷ डिग्री होगा, और इसकी वजह से बहुत बड़ा विस्फोट होता है। तो दिस टाइप ऑफ चेन रिएक्शन इज नथिंग बट कॉल्ड द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। यहाँ पर जितने भी न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स को आप लोग आगे जाने देते हैं, किसी भी न्यूट्रॉन को आप रोकते नहीं है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है कुछ ही सेकंड में, ठीक है। यहाँ तो मैंने बताया पहली स्टेज में एक ही न्यूट्रॉन लिया, एक ही यूरेनियम एटम लिया है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि आपके पास जो एक्स लेयर मैंने मानी थी, वहां पर एक यूरेनियम एटम ने वो कई सारे होंगे, तो कई सारे यूरेनियम एटम का विखंडन होगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने पहले स्टेज में 1 लिया है, फिर 3 लिया है, फिर आपके 9 होंगे, 9 से 27 होंगे, 27 से 81 होंगे, 81 से 243 होंगे, 243 से 729 होंगे। ह्यूज अमाउंट ऑफ द आपका जो है विखंडन होगा, जिसकी वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, और टेम्परेचर लगभग एटम बम पे जो पहुंचता है वो 10⁻⁷ डिग्री केल्विन के आसपास होता है, ठीक है। इसको बना लीजिए, उसके बाद कंट्रोल चेन रिएक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी बनाए बेटा, जल्दी बनाए और मुझको इंटीमेट कर दें, तो फिर मैं आपका जो है कंट्रोल चेन रिएक्शन का भी फिगर आपको बना देता हूं। दिस टाइप
of nuclear reaction is nothing but the uncontrolled chain reaction. अगर हो गया हो तो आप मुझे इंटीमेट कर दीजिए, अगर हो गया हो। सर आपकी वॉइस रुक रही है नेटवर्क की वजह से। ओके, मेरे ख्याल से अब क्लियर होगी सारी चीजें। सर वॉइस कट करके आ रही है सर, 1 सेकंड के लिए ऊपर कर। बेटा इतना ही तो बताया है अभी, जो है इतना ही बताया है। हो गया, चलिए अब देखिए कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होगा। कंट्रोल चेन रिएक्शन में आप एक न्यूट्रॉन अपनी तरफ से, पहली स्टेज का न्यूट्रॉन आप भेजेंगे। कंट्रोल चेन रिएक्शन में पहला न्यूट्रॉन तो आप इंजेक्ट करेंगे। तो जब आप एक न्यूट्रॉन इंजेक्ट करेंगे तो यूरेनियम 235 का नाभिक 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन में ब्रेक होगा। अब ये जो 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होंगे उनमें से हम क्या करेंगे, 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। इन 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। 3 न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड आपके मूवेबल होते हैं, आप उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन में आपका जब भी यूरेनियम के नाभिक का विखंडन होगा तो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन आपके क्या होंगे, जनरेट होंगे। लेकिन इन 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को आप एब्जॉर्ब करेंगे, केवल एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने देंगे। ध्यान से देखिएगा, जब एक न्यूट्रॉन आगे जाएगा तो केवल एक ही नाभिक का विखंडन होगा, इनका विखंडन नहीं होगा। सेकेंड स्टेज पे केवल एक ही नाभिक का विखंडन होगा। एक न्यूट्रॉन की वजह से एक नाभिक का विखंडन होगा। जब एक नाभिक का विखंडन होगा तो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे। इन 3 नए न्यूट्रॉन में से आप कंट्रोल रॉड की हेल्प से 2 न्यूट्रॉन को फिर से क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो फिर से एक ही न्यूट्रॉन बचेगा और एक न्यूट्रॉन आगे चल के फिर से एक नाभिक का विखंडन करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हर एक स्टेज में केवल एक ही न्यूट्रॉन आपके पास बचेगा, और अगर एक ही न्यूट्रॉन बचेगा तो एक ही नाभिक का विखंडन होगा। तो जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होगी वो कंट्रोल मैनर में, आप एनर्जी के प्रोडक्शन के रेट को कंट्रोल मैनर में क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर एनर्जी का कंट्रोल करने का रेट अगर कांस्टेंट है तो उसी रेट से आप एनर्जी को क्या कर लेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर से निकाल लेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये रिएक्शन हो रही है, अगर एनर्जी कंट्रोल मैनर में है, मतलब उसका जनरेट एनर्जी के जनरेट करने का रेट कांस्टेंट है, तो उसी कांस्टेंट रेट से अगर एनर्जी को आप न्यूक्लियर रिएक्टर से निकाल लेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। और अगर कांस्टेंट रहेगा तो आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो आपका फटेगा नहीं। लेकिन अनकंट्रोल में क्या होगा, एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ती है कि कुछ टाइम के बाद आपका जो न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा कि वहां ब्लास्ट हो जाएगा। वहां पर हम जो है, आप जो है न्यूक्लियर रिएक्टर के अगर अंदर आप अनकंट्रोल चेन रिएक्शन करा देंगे तो थोड़ी देर बाद इतनी ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी कि आपका न्यूक्लियर रिएक्टर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। वहां पर आप उसको पावर प्रोडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप सेम कंट्रोल चेन रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में कराएंगे तो आप इस जो है रिएक्शन को यूज करके पावर का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बेटा लिखेंगे कंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है। कंट्रोल्ड, सेकंड लिखिए दैट इज कंट्रोल्ड, कंट्रोल। जब मैं आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ाऊंगा तो मैं उसके अंदर रिएक्शन नहीं लिखूंगा, मैंने रिएक्शन आपको पहले से बता रखी है। जापान में ब्लास्ट हो गया था। जनरली जापान आपका जो है, जो जापान है वो आपका न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में काफी ज्यादा आगे, लगभग वो अपनी टोटल एनर्जी का 30 से 40% एनर्जी क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट की हेल्प से क्या करता है, जनरेट करता है। आप देखेंगे कि सर इंडिया में जो है, जो टोटल प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो आपका केवल टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 1.8% एनर्जी क्या करता है, जनरेट करते हैं। क्योंकि बेटा आप देखेंगे एक तो फ्यूल की अवेलेबिलिटी, यूरेनियम 235 की जो अवेलेबिलिटी है, जो फ्यूल है वो बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे मान लीजिए आप यूरेनियम को क्या करते हैं, आप अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। यूरेनियम को जब आप अर्थ से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने 1000 ग्राम
यूरेनियम निकाला अर्थ से जो यूरेनियम निकालते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम, ठीक है। अर्थ से जो यूरेनियम निकलता है उसको बोलते हैं नेचुरल यूरेनियम। अब नेचुरल यूरेनियम में आप देखेंगे अगर जो है अर्थ से आप 1000 ग्राम यूरेनियम निकालेंगे तो इसमें से लगभग 900 या फिर आप बोल सकते हैं दिस इज 993 ग्राम कौन सा यूरेनियम होगा, यूरेनियम 238 होगा, और केवल 7 ग्राम जो होगा वो आपका यूरेनियम 235 होगा। तो आप देखेंगे जो अर्थ से यूरेनियम निकाला जाता है, अर्थ से जो यूरेनियम निकाला जाता है वो होता है नेचुरल यूरेनियम। मान लीजिए आपने अर्थ से 1000 ग्राम यूरेनियम निकाला जिसको नेचुरल, इस 1000 ग्राम में से 993 ग्राम आपका यूरेनियम 238 होगा और केवल 7 ग्राम यूरेनियम 235 होगा। और आप देखेंगे 235 ही केवल विखंडन को सपोर्ट करता है, ये वाला 238 विखंडन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आप देखेंगे इतनी मेहनत करके आपने 1000 ग्राम निकाला, उसमें से जो विखंडन करने वाला यूरेनियम है वो बहुत आपका क्या होता है, कम होता है। तो फ्यूल की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। दूसरा आपको क्या करनी होती है, कंट्रोल रॉड लगानी होती है। कंट्रोल रॉड बोरान और आपका कैडमियम की बनी होती है। मान लीजिए कंट्रोल रॉड अगर टूट गई तो फिर आपकी रिएक्शन है वो अनकंट्रोल मैनर में होने लगेगी, अनकंट्रोल मैनर में होने लगेगी तो आपका जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो आपके यूरेनियम 235 होता है रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होता है तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसमें सीमेंट की हम बहुत मोटी दीवार आपकी बना के रखते हैं जिससे कि ये रेडिएशन बाहर ना जा सके, ठीक है। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी इंडिया इतना एडवांस नहीं है कि अपनी जो है एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से 1.8% से ज्यादा कर पाए, ठीक है। लेकिन जापान जो है इस साइंस में काफी ज्यादा है जिससे कि वो टोटल एनर्जी का कम फ्यूल एबिलिटी से बहुत ज्यादा एनर्जी, आप देखेंगे इसमें फ्यूल बहुत कम लगता है लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है। तो जापान काफी ज्यादा एडवांस है अभी न्यूक्लियर रिएक्टर के प्रोस्पेक्टिव से, वो अपनी टोटल एनर्जी का 30 से लेकर 40% तक आपका करता है। लेकिन इन फ्यूचर इंडिया भी आपका जो है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ काफी ज्यादा ग्रोथिंग सेक्टर में जो है जा रहा है, ठीक है, ग्रोथ कर रहा है। और मान के चलिए आगे 10 से 15 साल में जो इंडिया है वो काफी ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियर पावर प्लांट से या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर की हेल्प से क्या करने लगेगा, प्रोड्यूस करने लगेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में दो टाइप का, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग जो चेन रिएक्शन कराते हैं वो कौन सी होती है, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होती है, फिजन चेन रिएक्शन होती है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन कहाँ का यूज हम कहाँ करते हैं, हम लोग जो है इसका यूज करते हैं पावर प्लांट में, पावर को क्या करने के लिए, प्रोड्यूस। बिल्कुल थोरियम मैं आपको लिखाऊंगा फ्यूल के तौर पे, वर्ल्ड का 70 से 80% जो थोरियम है वो इंडिया में ही अवेलेबल है। और जो थोरियम है वो भी आपका एक क्या है, फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अभी मैंने फ्यूल के बारे में बात नहीं की, अभी मैं केवल आपको रिएक्शन बता रहा हूँ, केवल उतने में समझने में ध्यान लगाए। जो भी आप आंसर कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होती है ये यूज की जाती है पावर प्लांट में आपका जो है क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्शन यूज करते हैं वो कौन सी होती है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होती है। तो लिखेंगे दिस कॉन्सेप्ट controlled nuclear fission chain reaction, this concept is used in nuclear reactor के अंदर यही रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर और पावर प्लांट to generate the electrical energy,
दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जो कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन होता है, इसमें हम कंट्रोल रॉड यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल रॉड का यूज करके हम क्या करते हैं, अपनी रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में आगे बढ़ने देते हैं। ठीक है, मतलब कंट्रोल रॉड क्या करेंगी, जो न्यूट्रॉन थे, न्यूट्रॉन का जो जनरेशन है, जनरेशन को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आपका जो फिजन होगा वो कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और अगर विखंडन कंट्रोल हो जाएगा तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको हम क्या करते हैं, कंट्रोल मैनर में आगे जाने देते हैं। ठीक है, तो नाउ लिख रहा हूं मैं, इन कंट्रोल, in controlled nuclear fission chain reaction, control rods are used, control rods are used। और जनरली जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं उनमें टेंडेंसी होती है न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने की। यहां पर मैं लिख देता हूं, जो कंट्रोल रॉड होती है दैट इज हैज द टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल rods have the tendency to absorb the neutrons। ठीक है, और जनरली आपकी जो कंट्रोल रॉड होती है वो किस मटेरियल की बनाई जाती है, जनरली कंट्रोल रॉड्स, जनरली control rods are made up of बोरान और कैडमियम। बोरान को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और कैडमियम को सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली बोरान और कैडमियम की बनी होती है। कंट्रोल रॉड्स का यूज करके हम अपनी चेन रिएक्शन को कंट्रोल मैनर में कराते हैं, और कंट्रोल मैनर में करा के जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कंट्रोल मैनर में होता है। और इस चेन रिएक्शन को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या करने के लिए, पावर को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसका भी मैं फिगर बना देता हूं आपके पास। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब फिगर बना लेते हैं। तो आप देखेंगे सेम चीज है कि पहले स्टेट में आपके पास यूरेनियम का एक ही नाभिक लिया है 92 यूरेनियम 235। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में एक न्यूट्रॉन को का बम्बार्डमेंट कराया। ये फर्स्ट स्टेज का न्यूट्रॉन आपने भेजा, दिस इज द स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, दिस इज फर्स्ट स्टेज न्यूट्रॉन। ठीक है, और फर्स्ट स्टेज में जो न्यूट्रॉन है, जब यूरेनियम के एटम में हम इसका बम्बार्डमेंट कराएंगे तो यूरेनियम का जो एटम है वो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस
प्लस 3 नए न्यूट्रॉन क्या करेगा, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन को जनरेट करेगा। 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में क्या होंगे, बेरियम एंड क्रिप्टन, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन्स आपके जनरेट होंगे। दिस इज द 3 न्यूट्रॉन्स आर जनरेटेड, 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। लेकिन इन 3 नए न्यूट्रॉन में से आप केवल और केवल एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने देते हैं। डिपेंडिंग, अगर मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए तो मैं 2 न्यूट्रॉन को आगे जाने, पूरे के पूरे न्यूट्रॉन को आगे नहीं जाने दूंगा। 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, तो डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी जनरेट करनी है, आप या तो 1 न्यूट्रॉन को आगे जाने देंगे या तो 2 न्यूट्रॉन को आगे जाने, उससे ज्यादा न्यूट्रॉन आगे जानेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो है, मैंने यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन किया, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकले। इन 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, केवल एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने। इनको एब्जॉर्ब करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कंट्रोल रॉड्स। तो यहाँ पर क्या लगा के रखते हैं, कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, हर एक स्टेज से पहले कंट्रोल रॉड्स लगाते हैं। दिस इज कंट्रोल रॉड्स, दिस इज कंट्रोल रॉड्स, ये आपकी है कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड जो कि किसकी बनी है, या तो बेरियर दैट इज बोरान की बनी होंगी, या तो जनरली कैडमियम की बनेगी। ठीक है, ये कंट्रोल रॉड क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा इन न्यूट्रॉन को। तो ये जो न्यूट्रॉन है, जब ये आगे जाएगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन आगे जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। दिस इज द एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, दिस इज एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स। और आगे केवल एक ही न्यूट्रॉन आपका आगे जाने वाला है, और एक न्यूट्रॉन जब आपका आगे जाएगा तो यूरेनियम के केवल एक ही एटम का विखंडन होगा। बेटा, सेकेंड स्टेज पे आपके पास केवल एक ही न्यूट्रॉन बचने वाला है। दिस इज द सेकेंड स्टेज न्यूट्रॉन। पिछली बार क्या थी, अनकंट्रोल में 3 थे, तीनों को आगे जाने दिया था, लेकिन कंट्रोल में आप तीनों को नहीं आगे जाने देंगे। कंट्रोल रॉड से आप कुछ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेंगे। यहाँ पर मैं 2 को एब्जॉर्ब कर लिया, एक को आगे जाने दिया। तो सेकेंड स्टेज पे भी आपके पास कितना न्यूट्रॉन होगा, केवल एक ही न्यूट्रॉन अवेलेबल होगा। और बेटा, पहली स्टेज से लेके दूसरी स्टेज के बीच में केवल एक ही नाभिक का विखंडन हुआ, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे 3 यूरेनियम के एटम तो थे आगे, आपके पास सेकेंड लेयर पे 3 यूरेनियम के एटम थे, लेकिन केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे जा रहा है, तो एक ही यूरेनियम के एटम का विखंडन होगा। पिछली बार क्या था, ये भी पहुंच गया था और ये भी पहुंच गया था, जिसकी वजह से इसका भी विखंडन हो गया था, लेकिन ये तो हमने कंट्रोल रॉड से एब्जॉर्ब करवा दिया है, तो इनका विखंडन नहीं होगा, ये ऐसे रहेंगे। 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 235। एक सेकेंड स्टेज में एक न्यूट्रॉन है, तो एक ही नाभिक का विखंडन होगा। एक नाभिक के विखंडन से केवल कितनी एनर्जी मिलेगी, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इस यूरेनियम के एटम का विखंडन होगा, तो 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन आपके जनरेट होंगे, प्लस 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट। इन 3 नए न्यूट्रॉन में से केवल और केवल एक ही न्यूट्रॉन को फिर से आप आगे जाने दें। थर्ड स्टेज पे फिर से 3 नए न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 न्यूट्रॉन को आप एब्जॉर्ब करवा देंगे, इसकी हेल्प से, कंट्रोल रॉड्स की हेल्प से। दिस इज द कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड की हेल्प से, कंट्रोल रॉड की हेल्प से आप क्या करने वाले हैं, इन दोनों न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवा दें। दिस इज द कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड जो कि बोरान या फिर कैडमियम की बनी हो, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, नाउ ये आपका आगे जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये आपका आगे जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये आपके कौन से न्यूट्रॉन है, यहाँ पर जगह नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं, दीज आर द एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन। ठीक है,
और ये वाला जो न्यूट्रॉन है वो आपका आगे की तरफ जाएगा, ये आपका आगे की तरफ जाएगा। और आप देखेंगे इसी का थर्ड स्टेज में 3 न्यूट्रॉन जनरेट हुए, लेकिन आप कितने को आगे जाने दे रहे हैं? केवल एक ही को आगे जाने। थर्ड स्टेज पे भी एक ही न्यूट्रॉन है, थर्ड स्टेज न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आप देखेंगे इस सेकंड से लेकर थर्ड के बीच में भी एक ही नाभिक का विखंडन हुआ, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? फिर से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद आप एक ही न्यूट्रॉन को आगे जा रहे हैं, तो फिर से एक ही नाभिक का विखंडन होगा, तो फिर से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेज पे केवल एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दे रहे हैं, तो एक ही नाभिक का विखंडन हो रहा है। तो एनर्जी यहाँ पर जो जनरेट हो रही है वो आपका सडनली, आपकी एनर्जी एकदम से एनर्जी नहीं जनरेट हो रही, आपकी कंट्रोल मैनर में एनर्जी जनरेट कर रही है। और हम क्या करें, कंट्रोल मैनर में एनर्जी को जनरेट करके एक कांस्टेंट रेट से एनर्जी को जनरेट करें। अगर कांस्टेंट रेट से एनर्जी जनरेट करें तो उसी रेट से हम न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी को निकालते भी जाएंगे। जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई उतनी एनर्जी निकाल ली, तो आपका रिएक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और रिएक्टर आपका प्रॉपर्ली वर्क करेगा, वो आपका ब्लास्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जनरेशन ज्यादा है और आप प्रोडक्शन, आप जो है एनर्जी को ड्रॉ उतनी तेजी से कर नहीं पा रहे, तो आपका धीमे धीमे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट हो जाएगा। तो अनकंट्रोल मैनर में यही होता है, एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ती है क्योंकि वहां पर जो आपका जो विखंडन का प्रोसेस होता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका अगर अनकंट्रोल मैनर में चेन रिएक्शन करा देंगे तो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट कर जाएगा, आप पावर को प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी उतनी देर से निकल नहीं पाएगी, ठीक है। तो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन का हम यूज करते हैं पावर का प्रोडक्शन करने के लिए। आपके न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ऐसा ही कंट्रोल चेन रिएक्शन होता है, दिस इज दैट इज द कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन कराते हैं। हर एक स्टेट में कांस्टेंट अमाउंट से एनर्जी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, ठीक है। आप या तो एक न्यूट्रॉन को आगे जाने देंगे या तो 2 न्यूट्रॉन को, उससे ज्यादा नहीं, तीनों को आगे जाने नहीं देंगे, क्योंकि तीनों को आगे जाने देंगे तो आपका जो है क्या होने वाला है, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जनरेशन काफी तेजी से बढ़ेगा, ठीक है। तो जनरली हमने एक ही न्यूट्रॉन को आगे जाने दिया है और दिख रहा होगा कि कांस्टेंट रेट से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और
चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि जब भी आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसके अंदर आप जो चेन रिएक्शन कराते हैं वो कौन सी होती है? कंट्रोल मैनर। और कंट्रोल मैनर में चेन रिएक्शन को कराने के लिए आप क्या यूज करते हैं? कंट्रोल रॉड्स यूज करते हैं, जो कि जनरली आपकी बोरान या फिर कैडमियम की बनी होती है, ठीक है। और इन रॉड्स का यूज करके आप रिएक्शन को कभी भी स्टॉप कर सकते हैं, आपके हाथ में है। अगर मैं इन कंट्रोल रॉड्स को पूरा का पूरा आपका इंजेक्ट करा दूंगा और सारे के सारे न्यूट्रॉन अगर एब्जॉर्ब कर दिए, तो आगे अगर न्यूट्रॉन नहीं जाएगा तो रिएक्शन आपकी वहीं पर क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं, कंट्रोल रॉड्स को यूज करके आप रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं और कभी भी इस रिएक्शन को आप क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। तो जब भी आप जो है कंट्रोल चेन रिएक्शन आप कराएंगे, तो आप अपनी रिएक्शन को कभी भी क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। जब बंद करना है तब आप बंद कर सकते हैं, जब पावर का प्रोडक्शन करना है तो आप इन कंट्रोल रॉड्स को आप बाहर की तरफ खींच लेंगे और जितनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है उतने ही कम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे। ज्यादा एनर्जी अगर मुझे प्रोड्यूस करनी होती तो मैं 2 न्यूट्रॉन को आगे जाने देता, और बेटा 2 न्यूट्रॉन जाते तो 2 का विखंडन होता, तो एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होती, ठीक है। मैंने केवल क्या किया है? 3 में से 2 को एब्जॉर्ब किया, 1 को आगे जाने दिया है। आप 2 को आगे जाने देते हो, 1 को एब्जॉर्ब कराते तो भी क्या होता है? ठीक होता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी पावर आपको क्या करनी है? प्रोडक्शन करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये हमारा आपका नाभिकीय विखंडन आपका कंप्लीट होता है। नाभिकीय विखंडन में मैंने आपको बताया कि जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें एक हैवी न्यूक्लियस 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? मास डिफेक्ट ऑकर होता है, जिसकी वजह से आपका कुछ मास आपका एनर्जी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। मास डिफेक्ट की वजह से जब भी एक हैवी न्यूक्लियस 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक होगा तो मास में कुछ अंतर आएगा, और जो मास में अंतर आएगा उसकी वजह से आपको कुछ एनर्जी मिलेगी, ठीक है। और आप देखेंगे कि ये जो आपके पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, ये एक प्रकार की चेन रिएक्शन होता है। मतलब इसको केवल आपको स्टार्ट करना होता है, और एक बार स्टार्ट होने के बाद ये आपका अपने मन से क्या होती है? रिएक्शन होने लगती है, ठीक है। उसके बाद इस चेन रिएक्शन को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। कंट्रोल मैनर में भी करा सकते हैं और अनकंट्रोल मैनर में भी करा सकते हैं। कंट्रोल मैनर में आप क्या करते हैं कि यूरेनियम के नाभिक का विखंडन कराते हैं, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, 3 में से 2 को एब्जॉर्ब करते हैं, 1 को आगे जाने देते हैं। फिर क्या होता है? 1 न्यूट्रॉन जब आगे जाएगा तो फिर से यूरेनियम के एक नाभिक का विखंडन करेगा, और आपके पास 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन जनरेट होंगे। उन 3 नए न्यूट्रॉन में से 2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, 1 को आगे जाने देंगे। और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होगा कि आपने यूरेनियम के नाभिक का विखंडन कराया, 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस प्लस 3 नए न्यूट्रॉन निकलेंगे, इन तीनों नए न्यूट्रॉन को आगे जाने देंगे, यूरेनियम के 3 नए नाभिक का विखंडन होगा, 3 से 9 हो जाएंगे, 9 से 27 हो जाएंगे, 27 से 81 हो जाएंगे, 81 से 243, 243 से आपका 729। इसी तरह ही आपका जो है विखंडन बढ़ते जाएंगे लगातार, एनर्जी पे एनर्जी, एनर्जी पे एनर्जी, एनर्जी लीच हो रही है, और कुछ ही सेकंड में आपका जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट that type of reaction या फिर that type of concept is used in the atom bomb, and control chain reaction is used in the nuclear reactor to produce the electrical energy. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले थे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। जनरली नाभिकीय संलयन हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। नाउ नाभिकीय संलयन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट दूंगा, वो टॉपिक मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। दैट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्शन 2 टाइप की मैंने आपको बताई थी, न्यूक्लियर फिजन नाभिकीय विखंडन, और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन मींस नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन में मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे जो नाभिक होते हैं वो आपस में मिलके एक
हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, क्योंकि जो हल्के नाभिक होते हैं, लाइट न्यूक्लियस होते हैं, वो आपके कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए अपने मास नंबर को बढ़ाना चाहते हैं, और अपना मास नंबर कहां तक लेके आना चाहते हैं? ये आपका मास नंबर लेके आना चाहते हैं, दैट इज नथिंग बट आपका 50 से लेके 140 के बीच में। तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जनरली आपके अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये क्या करेंगे? छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, और जब ये छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो मास डिफेक्ट आएगा। उस मास डिफेक्ट की वजह से नाभिकीय संलयन में भी आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, क्योंकि जो मास गायब हो जाएगा वो आपको किस फॉर्म में दिखेगा? एनर्जी के फॉर्म पे। ये किसने बताया था? आइंस्टीन ने हमें बताया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो है नाभिकीय संलयन करते हैं। नाभिकीय संलयन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको मैं कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी ये टॉपिक है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दैट इज आइसोबार क्या होता है? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, आइसोटोप को हिंदी में हम लोग बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक, समस्थानिक क्या होता है बताओगे क्या कोई? समस्थानिक किसको बोलते हैं? समस्थानिक, समस्थानिक किसको बोलते हैं? समस्थानिक क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर इज सेम। महिमा ने बोला कि एटॉमिक नंबर इज सेम, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने, एटॉमिक नंबर सेम। ठीक है, तो मैं आपका डिफिनीशन लिख देता हूं। जैसे आप देखेंगे हाइड्रोजन जो होता है, एटॉमिक नंबर सेम बट मास इज डिफरेंस। ठीक है, जिनका परमाणु क्रमांक सेम होता है। हाँ ठीक है, पहले तो चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी एटम को, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर ठीक है। किसी भी एटम को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके एटॉमिक नंबर से डिफाइन करते हैं। जैसे आप देखेंगे आपके पीरियोडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का नंबर क्या है? 1। ठीक है, पहले नंबर पे आपका हाइड्रोजन रखा गया है। ठीक है, तो वो कैसे रखा है? उसका स्थान कौन डिसाइड किया है? 1 डिसाइड किया है। दैट इज उसमें एक प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन के नंबर को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसी तरह जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल पे कहां पर है? 8वें नंबर पे है। ठीक है, 8वें नंबर पे है क्योंकि आप जो है, जो ऑक्सीजन होता है उसमें कितने प्रोटॉन्स होते हैं? 8 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर किसी भी एटम में 8 प्रोटॉन होंगे तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन कहलाएगा। किसी भी एटम का स्थान पीरियोडिक टेबल में कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रॉन डिसाइड नहीं करते कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर 8 प्रोटॉन है तो 100% वो एटम किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी एटम का स्थान हम पीरियोडिक टेबल में कैसे डिसाइड करते हैं? आप देखेंगे समस्थानिक मतलब समान स्थान रखने वाले। समान स्थान मतलब स्थान कौन डिसाइड करेगा? दैट इज प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो समान स्थान, अगर प्रोटॉन का नंबर सेम है तो उनका स्थान भी क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, तो जनरली मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं। पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का जो स्थान होता है वो कौन डिसाइड करता है? प्रोटॉन। ठीक है, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमेशा एटम का स्थान डिसाइड करेगा कि एटम आपके पीरियोडिक टेबल पे कहां पर होने वाला है। ठीक है, तो दैट इज पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एटम का स्थान एटॉमिक नंबर से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे, और आप देखेंगे कि जो एटॉमिक नंबर होगा किसी भी जो है एटम का, जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन। और नेक्स्ट लिखेंगे एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर represents the number
ऑफ प्रोटॉन। आपके किसी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे, जितने भी प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर आपने देखा, एटॉमिक नंबर 8 है तो कितना प्रोटॉन? 8। एटॉमिक नंबर 1 है तो कितना प्रोटॉन? 1। 92 यूरेनियम 232। जैसे यहां बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल 1H1, ठीक है, 1H1, दिस इज 1H1। तो आप देखेंगे ये जो नीचे लिखा होता है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर जो कि किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो आप देखेंगे एटॉमिक नंबर 1 है, इसलिए हाइड्रोजन को पहली पोजीशन पे रखा जाता है। हीलियम, हीलियम क्या होता है? 2He4। ये ऊपर वाला क्या होता है? ये होता है मास नंबर होता है, दिस इज मास नंबर। ये होता है मास नंबर, और मास नंबर जनरली किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। नाउ ये क्या है? हीलियम। हीलियम सेकंड पोजीशन पे होता है, तो दैट इज, ये एटॉमिक नंबर है, दैट इज 2 आपके प्रोटॉन है, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड दिस इज मास नंबर, मास नंबर। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे आपका दिस इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में किस नंबर पे है? 8वें नंबर पे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 8। एटॉमिक नंबर है उसका 8, इसलिए वो 8वीं पोजीशन पे है। 92 यूरेनियम, यहां पर मैं लिख देता हूं, दिस इज पोजीशन। कैसी कैसी पोजीशन इसकी? हाइड्रोजन की पोजीशन कौन सी है? दिस इज आल्सो पोजीशन, ठीक है, ठीक है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, दिस इज, इसकी पोजीशन किसी कौन सी है? हीलियम की, दिस इज सेकंड पोजीशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है सेकंड पोजीशन इन। अभी मैं आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं कल इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। नाउ ऑक्सीजन की पोजीशन कैसी है? दैट इज 8वीं पोजीशन है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। 92 यूरेनियम 235, इसका एटॉमिक नंबर है, दैट इज 92, मतलब इसमें 92 प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर। और बेटा ये आपका यूरेनियम पीरियोडिक टेबल में कौन सी पोजीशन पे है? 92 पोजीशन पे, हैवी न्यूक्लियस है, दिस इज रिप्रेजेंट द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब हम बात कर रहे थे आइसोटोप्स की, अब ध्यान सुनिएगा। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स मीन्स समस्थानिक, मतलब सबका स्थान सेम होना चाहिए। सबका स्थान सेम होने का मतलब उसका सभी का एटॉमिक नंबर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एटॉमिक तो समस्थानिक या फिर आइसोटोप उनके बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन मास नंबर कैसा होता है? अलग अलग होता है। मास नंबर अलग, मास नंबर अलग मतलब सब में प्रोटॉन तो बराबर होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर कैसा होगा? अलग अलग होगा। लेकिन जो समस्थानिक होते हैं, क्या वो एक ही एटम के होते हैं कि अलग अलग एटम के होते हैं? जरा ये चीज बताओ। जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही एटम को रिप्रेजेंट करते हैं कि अलग अलग एटम को रिप्रेजेंट करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समस्थानिक अलग अलग एटम को, एक ही एटम को। अच्छा, एक ने बोला अलग अलग, बाकी बोला सब। जो समस्थानिक होते हैं सबका स्थान अगर सेम है तो सब, अगर बेटा सब एक ही स्थान में, तो सब एक ही एटम को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समस्थानिक का एग्जांपल लेता हूं। इतना पहले तुम लोग लिख लो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है।
समस्थानिक एक ही एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, समस्थानिक एक ही एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। चल, आइसोटोप जिनको बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइसोटोप का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैं आपको डिफिनीशन एक बार लिखा दूंगा, लेकिन कल मैं आपको पांचों चीजें दिखाऊंगा। ये क्या लिख दिया, COH, हाँ ठीक है, सेम एटम लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए, आइसोटोप का एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप। आपने पढ़ा होगा एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप। आप देखेंगे दैट इज हाइड्रोजन के समस्थानिक लिख रहा हूं, हाइड्रोजन के, मैं क्या कर रहा हूं, आइसोटोप से। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है 1H1, दूसरा 1H2 और तीसरा 1H3। आप देखेंगे इन तीनों में ये क्या है, हाइड्रोजन है। सबका, सब में कितना है, सबका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर किसको बताता है, प्रोटॉन को। तो सब में सेम प्रोटॉन है, सबका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब प्रोटॉन सेम होने चाहिए। दिस इज एटॉमिक नंबर, तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर होने का मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम होना चाहिए। तो आप देखेंगे 1H1 कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, हेलो, एक प्रोटॉन है। इसमें भी 1H2 में क्या है, एक प्रोटॉन है, इसमें भी कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। 1H3 इसमें भी एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। लेकिन अगर मैं इसमें बोलूं न्यूट्रॉन कितना होगा, तो हेलो, ये क्या है बेटा, ये मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम कितना है, 1। और बेटा प्रोटॉन का नंबर आपको मालूम है 1, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, हेलो, ये क्या है, ये मैं रिप्रेजेंट करूं, दिस इज द मास नंबर, दिस इज मास नंबर, मास नंबर। ये भी क्या है, मास नंबर, ये भी क्या है, मास नंबर, ये भी क्या है, मास नंबर। तो आप देखेंगे तीनों के तीनों क्या है, सबका स्थान क्या है, सेम है। सब में क्या है, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन, एक प्रोटॉन। अगर सबका एटॉमिक नंबर सेम है तो सबकी पोजीशन क्या है, 1। ये सब हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन आप देखेंगे कि इसका मास नंबर क्या है, 1H1 में मास नंबर इसका 1 है, इसमें मास नंबर 2, इसमें मास नंबर 3 है। तो अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप देखेंगे जो मास नंबर होता है, मास नंबर क्या होता है बेटा, मास नंबर होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम। तो पहले वाले का मास नंबर कितना है बेटा, पहले वाले का मास नंबर है 1, प्रोटॉन भी कितना 1, तो न्यूट्रॉन कितने बेटा पहले वाले में, 0। तो पहले वाले में अगर कोई पूछे कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलेंगे न्यूट्रॉन है 0। दूसरे वाले में, हेलो, मास नंबर है 2, मास नंबर 2 है, प्रोटॉन कितना है 1, तो न्यूट्रॉन कितना है 1, दैट इज नथिंग बट द, इसमें न्यूट्रॉन है दैट इज 1। और इसमें कोई पूछे कि इसमें बेटा इसका मास नंबर है 3, तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इसमें हो जाएगा बेटा दैट इज नथिंग बट द 2। इसमें कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन। अब जरा देखो मास की अगर मैं बात करूंगा, हेलो, आप देखेंगे टोटल मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास का सम। तो इसमें एक प्रोटॉन है, 0 न्यूट्रॉन है, तो एक प्रोटॉन का मास कितना, 1.6 इंटू 67 इंटू 10⁻27। तो ये आपका हल्का हाइड्रोजन होगा। इसमें एक प्रोटॉन है, इसका एक न्यूट्रॉन है, तो इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन होते, इसका मास सबसे ज्यादा होगा। तो ये भी आप देखेंगे, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये हल्का हाइड्रोजन है, जिसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन जनरली हम इसी को बोलते हैं, जनरली जो हाइड्रोजन हम बोलते हैं वो इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये वाला जो हाइड्रोजन है 1H2, ये इससे थोड़ा सा क्या है, भारी है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी मास होगा, तो इसका मास टोटल क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, इससे। और ये क्या होगा, इसका मास इससे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको जनरली हम बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट
इसका जो टेक्निकल नेम है इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। प्रोटियम 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन जो बोलते हैं वो यही होता है, यही आपका हाइड्रोजन ही होता है, 1H1 हाइड्रोजन। लेकिन जनरली इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ये हमारा क्या कहलाता है? ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ये हमारा होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। 1H2 को हम क्या बोलते हैं? 1H2 का नाम होता है ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। 1H2 ये भी एक हाइड्रोजन है, ठीक है, क्योंकि ये भी किस पोजीशन पे? 1 पोजीशन पे है। एटॉमिक नंबर ही पोजीशन डिसाइड करेगा। ये भी हाइड्रोजन ही है, लेकिन ये हाइड्रोजन इस वाले से, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से, ये थोड़ा सा भारी है। जिसे इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। क्या नाम होता है? ड्यूटेरियम। 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। और इसको हम अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं? हैवी हाइड्रोजन। जैसे D2O हैवी वाटर होता है, H2O नॉर्मल वाटर होता है। नॉर्मल हाइड्रोजन से नॉर्मल वाटर, दैट इज D2O। D2O डी से रिप्रेजेंट करते हैं ड्यूटेरियम। 1H2 को आप कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज ड्यूटेरियम। और ये कौन सा हाइड्रोजन होता है? हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन। और जनरली हम जो है 1H2 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। कैपिटल डी का मतलब होता है 1H2। 1H2 को हम जनरली क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम। ये हैवी हाइड्रोजन होता है, इसकी जगह 1H2 ना लिख के हम डी लिख देते हैं। और बेटा 1H3 ये सबसे भारी हाइड्रोजन होता है। ये तीनों हाइड्रोजन है, ये सबसे हल्का हाइड्रोजन है, ये उससे भारी, और सबसे भारी क्या होता है? 1H3। और बेटा 1H3 का नाम क्या होता है? इस हाइड्रोजन का नाम होता है ट्रीटियम। ट्रीटियम, इसको बोलते हैं ट्रीटियम, ठीक है। दिस इज ट्रीटियम। ये क्या है? आपके समस्थानिक है, आइसोटोप्स है। तो डिफिनीशन दिख रही होगी आइसोटोप की। आइसोटोप एक ही एटम को रिप्रेजेंट, ये भी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन को। तो आइसोटोप सेम, आइसोटोप जो आइसोटोप्स होते हैं फिर समस्थानिक होते हैं, वो आपके रिप्रेजेंट करते हैं एक ही टाइप के एटम को। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, लेकिन इनका मास नंबर कैसा होता है? अलग अलग होता है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? बराबर होता है। तो जिनका एटॉमिक नंबर बराबर हो, मास नंबर अलग हो, और एक ही एटम को क्या करने चाहिए? रिप्रेजेंट, एक ही एटम को रिप्रेजेंट करने चाहिए। एक ही एटम के आपके जो है, आप देखेंगे ये भी, ये जो आइसोटोप या फिर समस्थानिक मैंने लिखा है, सब एक ही पोजीशन पे, क्योंकि एक ही एटम को रिप्रेजेंट, जब वो एक ही एटम को रिप्रेजेंट करें तभी उनकी पोजीशन क्या होगी? सेम, समस्थानिक, सेम स्थान पे। सेम स्थान पे होने का मतलब सबकी पोजीशन सेम है, मतलब वो सेम एटम को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये भी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी हाइड्रोजन को, ये भी, लेकिन ये हल्का हाइड्रोजन होगा, ये उससे भारी होगा, ये उससे भारी होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, जरा मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं, और कल हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं आपको जो है नाभिकीय संलयन पढ़ाने के लिए कुछ डिटेल बता रहा हूं, ठीक है। लिखिए, हो गया हो तो आगे बढ़े। चलिए, तो यहां पर लिखिए डेफिनेशन। आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होगी? आइसोटोप इसको बोलते हैं समस्थानिक। आधी अधूरी डेफिनेशन कभी ना याद करें, ठीक है। सबने केवल यही बोला था कि एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होने के साथ साथ वो एक ही एटम को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो लिखेंगे आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम, आइसोटोप आर एटम्स ऑफ सेम मटेरियल,
सेम मटेरियल और कंपोनेंट, कंपोनेंट। तो आप देखेंगे आइसोटोप की मैंने डेफिनेशन में पहला वर्ड लिखा है कि आइसोटोप्स वो एटम होते हैं जो सेम मटेरियल या फिर सेम कंपोनेंट, ये तीनों आपके आइसोटोप हैं। ये तीनों के तीनों जो एटम हैं वो सेम कंपोनेंट हाइड्रोजन 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 या फिर सेम मटेरियल हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्ड आपको डेफिनेशन क्लियर, आइसोटोप्स वो एटम कहलाएंगे, आइसोटोप वो एटम होते हैं जो सेम मटेरियल या फिर सेम कंपोनेंट को, आप देखेंगे ये भी आपका हाइड्रोजन के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करा, ये भी हाइड्रोजन के कंपोनेंट को, ये भी हाइड्रोजन, एक ही कंपोनेंट के एटम्स होते हैं आइसोटोप, ठीक है। तो दैट इज आइसोटोप आर द एटम ऑफ सेम मटेरियल और कंपोनेंट having different atomic mass, but same atomic number, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग अलग होता है, लेकिन वो सभी एक ही मटेरियल या फिर एक ही कंपोनेंट के एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द आइसोटोप, समस्थानिक इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो मैंने लिखे हैं, ये आपके हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, दैट इज 1H1, 1H2 एंड 1H3। 1H1 को बोलते हैं प्रोटियम या फिर ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, 1H2 को बोलते हैं ड्यूटेरियम या फिर हैवी हाइड्रोजन, या फिर 1H3 को बोलते हैं ट्रीटियम। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, ठीक है। तीनों एक ही एटम के, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। ये आपका नॉर्मल वाटर बनाएगा, दैट इज H2O, ये आपका हैवी वाटर बनाएगा, और दैट इज नथिंग बट द, सबकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, ये तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन इसकी रिएक्शन अलग होंगी, इसकी रिएक्शन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल और लिया था जब मैं बना रहा था, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यूरेनियम में। तो आप देखेंगे 92 यूरेनियम 235 था, इसमें मैंने एक न्यूट्रॉन इंजेक्ट कराया था, हेलो, इसमें मैंने एक न्यूट्रॉन इंजेक्ट कराया था, तो ये किसमें बदल गया था, तो ये बदल गया था 92 यूरेनियम 236। ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, हेलो, दोनों का एटॉमिक, हेलो, दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, मास नंबर कैसा है, अलग अलग है। दोनों किसको दिखा रहे हैं, यूरेनियम को दिखा रहे हैं, दोनों किसको दिखा रहे हैं, यूरेनियम को दिखा रहे हैं। तो ये भी क्या है, आइसोटोप है। किसके आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के आइसोटोप है। किसके आइसोटोप है, यूरेनियम। तो दिस इज द आइसोटोप्स, लिखो, हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्ते, कौन बोल रहा है, बताएं बेटा, हाँ हाँ बताएं। अब बेटा अभी मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको बैक कॉल बैक करूँ, ठीक है, ओके। तो दिस इज द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम के और भी आइसोटोप्स होते हैं, डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आपको लिखाया था वो मैंने आपको बता दिया कि आपका 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 236, ये दोनों क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स कहलाएंगे। किसके, यूरेनियम के आइसोटोप्स कहलाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे आपके नाभिकीय संलयन की। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके एक हैवी न्यूक्लियस को बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि जो आपके छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, लेकिन जब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके आपका एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा,
मास डिफेक्ट आएगा, कुछ मास आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर मास में कमी आ जाएगी, कुछ मास दिखेगा नहीं। जो भी मास आपको नहीं दिखेगा उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या दिखेगी, एनर्जी दिखेगी। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे दैट इज आपके नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके क्या करेंगे, एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। दिस इज द लाइट न्यूक्लियस, लाइट न्यूक्लियस, और ये क्या होगा, हैवी न्यूक्लियस होगा। ठीक है, आपके दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, ड्यू टू द स्टेबिलिटी। लेकिन इस दौरान आपका कुछ क्या आएगा, मास में डिफेक्ट आएगा। हमेशा रिएक्टेंट का मास क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास क्या होगा, कम आएगा। दैट इज सम मास इज डिस्ट्रॉय, सम mass is destroyed or some mass is disappear, कुछ मास आपको दिखाई नहीं देगा। और मास डिफेक्ट इज ऑकर, मास डिफेक्ट इज ऑकर, मास डिफेक्ट इज ऑकर। इस मास डिफेक्ट की वजह से जितना भी मास में कमी आ जाएगी, वो मास में कमी आपको किस फॉर्म में दिखेगी, एनर्जी के फॉर्म पे दिखेगी। और ऐसा कहां होता है, ये आपका होता है किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में, नाभिकीय संलयन में, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में ऐसा होता है। चलो एक एग्जाम्पल, अच्छा ये बताओ, जो न्यूक्लियस, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो सकती है, ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है बेटा, हेलो, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है। न्यूक्लियस में आप देखेंगे, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे छोटे छोटे न्यूक्लियस की बात की तो हाइड्रोजन छोटा न्यूक्लियस होता है, हीलियम छोटा न्यूक्लियस होता है। ये छोटे छोटे न्यूक्लियस आपके अनस्टेबल होते हैं, ये चाहते हैं स्टेबिलिटी को अचीव करने, उसी कंबाइन करेंगे, आपस में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे क्या ये मिल पाना पॉसिबल है क्या। अब यहां पर बात करते हैं, लिख लिया तो आगे बढ़े, ध्यान से सुनिएगा, लिख लिया है। अब देखिए, जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है बेटा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। ये छोटे छोटे न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस में, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। जो न्यूक्लियस होते हैं वो तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और आपको मालूम है, आपने पढ़ा है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज के न्यूक्लियस हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, दे आर रिपेल ईच अदर, दे आर रिपेल ईच अदर, दे आर रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब आप ये एक दूसरे को रिपेल, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो बेटा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये अब न्यूक्लियस जो है, इन दोनों में पॉजिटिव चार्ज है, तो आप इनको मिलाना चाहते हैं तो क्या ये आसानी से मिल पाएंगे क्या, इनके बीच में तो कौन सा फोर्स आएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ये इसको यहां ढकेलने की कोशिश करेगा, इसको यहां ढकेलने की कोशिश, नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे से क्या नहीं कर पाएंगे, मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि जो
अच्छा, जो हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक, वहां कहीं रिपल्सिव फोर्स की बात की थी क्या? नहीं की थी। एक हैवी, आपका नाभिकीय विखंडन में क्या था, एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा था, तो वहां पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस था, उसके आसपास कोई न्यूक्लियस नहीं था, तो वहां मैंने कोई रिपल्सिव फोर्स की बात नहीं की थी, ठीक है। तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे नाभिकीय संलयन में क्या होगा, नाभिकीय संलयन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। लेकिन आप देखेंगे दो छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होंगे उनमें तो पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या ये नॉर्मल, अगर इनमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये तो नॉर्मल कंडीशन में मिलने की कंडीशन में नहीं है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो करेंगे हम क्या, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस नॉर्मल कंडीशन में कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकते, मतलब हैवी न्यूक्लियस को नहीं बना सकते। लेकिन ऐसा कब होगा, आप देखेंगे वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर? वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे। आप देखेंगे जब आप टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, या अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आपने देखा होगा जैसे पानी होता है, पानी का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी जो है क्या करते हैं, तो बॉयल करने लगता है, क्योंकि जब आप पानी को जो है गर्म करते हैं तो जो हीट एनर्जी है वो किस में जाती है, मॉलिक्यूल्स में जाती है, फिर एटम में जाती है। और जो एनर्जी, हीट एनर्जी जब जो है मॉलिक्यूल या फिर एटम एब्जॉर्ब कर लेंगे तो उनमें किस फॉर्म में, आपके जो उनका मोशन होता है वो काफी तेजी से होने लगता है। तो आप देखेंगे जब आप किसी, या फिर आप एग्जाम्पल के तौर पर किसी भी गैस को जब गर्म करते हैं, गैस को जब गर्म करेंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं, फिर जो एटम होते हैं, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप देखेंगे बहुत तेजी से रैंडमली मूव करने लगते हैं। मतलब जब भी आप किसी भी एटम को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो हीट एनर्जी उसमें जाती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होती है, ठीक है। आपको वाइब्रेशन होने लगता है, क्या होने लगता है, वाइब्रेशन विल बी देयर। आपको सर ने बताया था जब आपको सर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ा रहे थे कि जब आप सेमीकंडक्टर मटेरियल के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो एटम होते हैं वो आपके क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे जो भी एनर्जी आपकी स्टोर होती है वो एटम में किस फॉर्म में स्टोर होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे स्टोर होती है। तो आप देखेंगे दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल को नॉर्मल टेम्परेचर पे कंबाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन दोनों को कंबाइंड करना चाहते हैं, इन दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को कंबाइंड करना चाहते हैं, तो आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, ये वाइब्रेट करने लगेगा, ये भी वाइब्रेट करने लगेगा। और जब टेम्परेचर को बढ़ा के, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप टेम्परेचर को बढ़ा के 10⁻⁷ डिग्री केल्विन कर देते हैं, तब इन मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे से क्या कर जाते हैं, कंबाइंड कर जाते हैं। आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ध्यान से सुनिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वाइब्रेट करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा, और टेम्परेचर और ज्यादा वाइब्रेट होगा, ये भी और ज्यादा वाइब्रेट होगा, और ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसका वाइब्रेशन बढ़ेगा, इसका भी वाइब्रेशन बढ़ेगा। वाइब्रेशन बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब आप क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। थर्मल एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो इसमें थर्मल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पे। तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे वाइब्रेट करेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाया ये भी वाइब्रेट करेगा। टेम्परेचर को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते गए तो इनके वाइब्रेशन लगातार क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और जब टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ डिग्री केल्विन, तो इतना ज्यादा वाइब्रेशन होगा कि एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, आपका एकदम से जो है कोलाइड करते हुए चिपक जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट आप देखेंगे तो मेरे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया तो दोनों वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेट करने लगे, वाइब्रेट। और जब टेम्परेचर बढ़ के 10⁻⁷ से तो वाइब्रेशन इतनी ज्यादा हो जाता है या फिर इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। और जैसे ही चिपकेंगे और चिपकने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को नॉर्मल टेम्परेचर में कंबाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, नॉर्मल टेम्परेचर में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। लेकिन वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना टेम्परेचर, दैट इज 10⁻⁷ डिग्री केल्विन पे, जब आप अपने टेम्परेचर को 10⁻⁷ डिग्री केल्विन या फिर वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, कंबाइंड कर सकते हैं। तो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है
ये दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म कर लेते हैं। कैसे न्यूक्लियस को, हैवी न्यूक्लियस को फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल किस टेम्परेचर पे, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे। किस टेम्परेचर में, एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पे, एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 10⁻7 डिग्री केल्विन के आसपास होता है। इस टेम्परेचर पे ये जो न्यूक्लियस, छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इनके वाइब्रेशन इतनी तेजी से होते हैं कि आपस में क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में ऐसा नहीं होता। लाइट न्यूक्लियस नॉर्मल टेम्परेचर में एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। लेकिन जब आप इन न्यूक्लियस का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो ये दो छोटे छोटे, जैसे जैसे टेम्परेचर, तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करना स्टार्ट करें। टेम्परेचर बढ़ता है, वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता, वाइब्रेशन बढ़ता जा रहा है, और इतना ज्यादा जैसे ही इमीडिएटली क्या कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। तो दैट इज नथिंग बट द एट वेरी वेरी हाई टेम्परेचर 10⁻7 डिग्री केल्विन के आसपास टेम्परेचर में इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपस में कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे। लेकिन जब ये एक हैवी न्यूक्लियस को बनाएंगे तो आपका कौन सा इफेक्ट आएगा, दैट इज मास डिफेक्ट आएगा। कौन सा डिफेक्ट आएगा, जब ये दोनों आपस में कंबाइंड करेंगे, ये दोनों आपस में कंबाइंड करेंगे तो कौन सा डिफेक्ट आएगा, मास डिफेक्ट आएगा। कैसा डिफेक्ट आएगा, मास डिफेक्ट। कुछ मास आपको दिखाई नहीं देगा, आपके रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का मास कम होगा, तो जितनी भी मास में कमी आएगी वो किस फॉर्म में दिखेगी, एनर्जी के फॉर्म पे दिखेगी। तो ये बताओ, क्या अर्थ में ये रिएक्शन करना पॉसिबल है क्या? हेलो, अर्थ में क्या दो छोटे छोटे न्यूक्लियस अर्थ में आपके क्या कर सकते, कंबाइन कर सकते क्या? अगर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस है, इनको कंबाइन करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, लगभग वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, लगभग 10⁻7। क्या अर्थ में कहीं पर ऐसी जगह है जहां पर इतना टेम्परेचर मिलता है? नहीं। तो जनरली नाभिकीय संलयन जो रिएक्शन होता है, नाभिकीय संलयन मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियस को आपस में कंबाइंड करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। अर्थ में कहीं भी इतना हाई टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, तो अर्थ में नाभिकीय संलयन रिएक्शन नहीं होती है। तो ये पॉइंट लिखेंगे, यहां पर पहले इतना लिखो, फिर मैं आपको चीजें लिखाता हूं। नाभिकीय संलयन अर्थ में पॉसिबल नहीं है, नाभिकीय संलयन अर्थ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाभिकीय संलयन को कराने के लिए, इस रिएक्शन को कराने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है, और इतना टेम्परेचर अर्थ में कहीं भी पॉसिबल नहीं है। 10⁻7 डिग्री केल्विन टेम्परेचर आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो नाभिकीय संलयन आपको अर्थ में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इतना टेम्परेचर आपको कहीं मिलता है, सोचो। अरे सूरज, सूरज में नहीं है, सूरज जल रहा है, आग का गोला है भैया, सूरज का टेम्परेचर लगभग इतना है। हाँ, चेन रिएक्शन सन बना लिए हैं। चलो अभी बात करते हैं, लिखो जरा नाभिकीय संलयन में लिखो। हो गया तो आगे बढ़े, हो गया नहीं हुआ, जल्दी लिखो। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को कराने के लिए वेरी वेरी हाई टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है। दिस टेम्परेचर इज नॉट अवेलेबल इन द अर्थ, सो दैट दिस रिएक्शन इज नॉट हैपेंड इन द अर्थ। ये रिएक्शन अर्थ में हैपन नहीं होती है। अर्थ में नहीं होती तो कहां होती है, अभी उसको भी देखते हैं कहां होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कराने के लिए वेरी वेरी हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, जरूरत होती है, क्योंकि एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट
वेरी हाई टेम्परेचर दैट इज 10 to the power 7 डिग्री केल्विन, ये लिखते जाए ब्रैकेट में, हाई टेम्परेचर में दैट इज 10 to the power 7 degree Kelvin. At high temperature, the kinetic energy of the light nucleus are very very high. क्योंकि at very high temperature, the kinetic energy, गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ nucleus are very high, so that at very high temperature they are combined, so that at very high temperature they are combined and form heavy nucleus. They form heavy nucleus. ठीक है, they form heavy nucleus. ठीक है, इसके आगे लिखेंगे, चूंकि अर्थ में 10 to the power 7 डिग्री केल्विन टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन अर्थ में पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन अर्थ में नहीं होती, मतलब आप नहीं देख सकते इस रिएक्शन को, अर्थ में पॉसिबल नहीं है, या फिर यह रिएक्शन अर्थ में नहीं होती है, यह रिएक्शन अर्थ में देखने को नहीं मिलती है। तो ये रिएक्शन देखने को कहाँ मिलती है, सन में देखने को मिलती है। जो सन है उसका जो टेम्परेचर है वो लगभग 10 to the power 7 डिग्री केल्विन के आसपास है। तो सन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, सन के अंदर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस, आपका टेम्परेचर 10 to the power 7 है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, साथ में एनर्जी रिलीज करते हैं, उस एनर्जी से टेम्परेचर और बढ़ता है और फिर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं, हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। तो अर्थ में कौन सी रिएक्शन है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, जब आपका टेम्परेचर 10 to the power 7 डिग्री के आसपास होगा तो लाइट न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, साथ में एनर्जी को भी रिलीज करेंगे, तो ये मास डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो जनरली आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है या फिर नाभिकीय संलयन है वो कहां पर है, अर्थ दैट इज सन में देखने को मिलता है। सन के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। अर्थ के अंदर, सन के अंदर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन कर रहे हैं और हैवी न्यूक्लियस को बना रहे हैं और साथ ही साथ एनर्जी को भी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो जो आपका सन है, सन का जो टेम्परेचर है वो इतना मेंटेन क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कौन से रिएक्शन हो रहा है,
नाभिकीय संलयन हो रहा है, और नाभिकीय संलयन जब भी होगा तो हैवी न्यूक्लियस, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करेंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, और साथ ही साथ मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी मेंटेन है वहां पर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ये रिएक्शन जनरली कहां पर देखने को मिलती है? सन में। नोट करके लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पूछ लिया जाता है नाभिकीय संलयन कहां पर देखने को मिलता है। नोट, द टेम्परेचर ऑफ सन, the temperature of sun is approximately equal to 10 to the power 7 degree Kelvin, so that nuclear fusion reaction is happened in the sun, so that the nuclear fusion reaction is happened in the sun. आपके सन के अंदर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? नाभिकीय संलयन हो रहा है, क्योंकि सन का टेम्परेचर कितना है बेटा? इतना है। वहां पर दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, प्लस एनर्जी करते हैं। तो सन के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। सन के अंदर क्या हो रहा है? कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। सन के अंदर, इनसाइड द सन, इनसाइड द सन क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। और इस रिएक्शन में होगा क्या? इस रिएक्शन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करेंगे और एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, और साथ ही साथ मास डिफेक्ट की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी। दिस इज द, किसकी वजह से एनर्जी आ रही है? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट, छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करके एक हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं। छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलके हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं, और एनर्जी मेंटेन, एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी की वजह से उसका टेम्परेचर मेंटेन है। ठीक है, दिस इज द लाइट न्यूक्लियस। दिस इज हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज द हैवी न्यूक्लियस। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास मेरे ख्याल से आपकी है, तो कल इसको और डिस्कस। अच्छा, आपका जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, अर्थ में कैसे पॉसिबल है? अर्थ में अगर आप देखेंगे, आपको एक बम बनाया जाता है। अच्छा, इसका एक रिएक्शन भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन का एक एग्जाम्पल। मेरे ख्याल से तुम लोग की क्लास है, तो नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल मैं कल बनाऊंगा। दो ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम एक हल्का नाभिक होता है। ड्यूटीरियम को जब हाई टेम्परेचर पे हम क्या करते हैं, 10 to the power 7 डिग्री में, तो ड्यूटीरियम मिलके क्या बनाता है? हीलियम बनाता है। फिर हीलियम भी अनस्टेबल होगा, दो हीलियम मिलके फिर से नया आइटम बनाएंगे, कार्बन बनाएंगे, कार्बन आपस में मिलके फिर नया आइटम बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे, लाइक समथिंग। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक इनका मास नंबर कहां तक ना पहुंच जाए बेटा? 50 से लेके 140 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे सन के अंदर नॉर्मली जो आपका सन है, सन के अंदर आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम है। 70% जो आपका सन है उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम के आइटम है। लाइट न्यूक्लियस है, टेम्परेचर उतना ज्यादा है, आपस में आप क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे, सीजन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। प्लस आपका जो है आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होता है, और आपका जो है आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होता है, ये सारी चीजें देखें। और कल जो है फ्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे, यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम के बारे में। कल से आपका पावर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा,
तो थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से आपको बेसिक चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। क्यों जयप्रकाश रंजन, क्लियर है? ठीक है, इतना रिवाइज करके आइएगा। कल जो है आपकी शायद आज क्लास वहां पर लेट छूटी थी, इसलिए मैंने क्लास लेट से स्टार्ट हुई है। कल आपकी क्लास टाइम से छूट जाएगी तो मैं आपका प्रॉपरली कल से ट्रांसमिशन भी स्टार्ट करूंगा जो है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। 5 से 10 मिनट में आपके हिस्ट्री का जो है मीटिंग आईडी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलिए। बिल्कुल आज की ऑफलाइन क्लास चली थी बेटा, आप लोग लेट ना करें बेटा ऑफलाइन पे। ठीक है, आपका जो भी चीजें चल रहा है प्रॉपर तरीके से आप कोचिंग में आके क्लासेज करें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।